नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति किताब का पहला अध्याय जिसका भाग 4 पढ़ेंगे। भाग 4। तो इसको समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज हम पढ़ेंगे शाकंभरी का चौहान वंश व इस वंश के प्रतापी शासक। इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है। वंशावलियों और ख्यातों ने इनको अग्निवंशीय माना है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के विचार से ये सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे और अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय माना गया है। कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं। इन्हें सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष था, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक था, जो वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था। वाघपति राज चौहानों का शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। विग्रहराज द्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। 983 ईस्वी का हर्षनाथ लेख उसकी विजयों का उल्लेख करता है। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीघट शत्रु संहारक मिलती है। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। अजय राज 1105 से 1133 ईस्वी। अजय राज जो 1105 ईस्वी में शासक बना, इस वंश का एक प्रतापी शासक था। 1113 ईस्वी में इसने अजय मेरू अजमेर नगर बसाया तथा चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए, जो अजय प्रिय द्रंभ कहलाए। कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है। अजय राज शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को सम्मान की दृष्टि से देखा। उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया। अर्णोराज 1133 से 1155 ईस्वी। अर्णोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हुआ। इसने अजमेर में आना सागर झील एवं पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज शैव था, किंतु उसने अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की भावना थी। उसने अजमेर में खरतगर्स के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया। देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे, जिनको उसने सम्मानित किया था। वैसे तो चालुक्यों के हाथों पराजय से कुछ मानहानि उठानी पड़ी थी, फिर भी गजनवियों को परास्त कर तथा मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को नहीं घटने दिया। विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 ईस्वी। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। इसने गजनी के खुसरू शाह को भी परास्त किया। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। विग्रहराज ने हरकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़वा कर वहाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवाई। विग्रहराज ने बिसलपुर बसाकर वहाँ बिसलपुर झील बनवाई। विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि उसकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था। पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई थी तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में क्षमता नहीं थी। सोमदेव तो विग्रहराज को वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी मानता था। ये केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है। हरकेली नाटक से उसकी योग्यता की जा सकती है।
कीलहॉर्न ने भी उसकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। विग्रहराज का समय सपाद लक्ष्य का स्वर्ण काल था। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बना। 1182 ईस्वी में इसने सतलज प्रदेश के भंडारकों को परास्त किया। इसी वर्ष इसने महोबा के चंदेल शासक को पराजित किया, जिसमें प्रसिद्ध वीर अलाउद्दीन लड़ते हुए मारे गए। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को परास्त किया एवं स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तो गौरी को उसने पराजित किया, मगर 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में वह मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ, जिससे चौहान राज्य का तो पतन हुआ ही, भारत में तुर्की शासन की नींव भी पड़ गई। पृथ्वीराज तृतीय वीर, विद्यानुरागी एवं गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, पृथ्वीराज रासों का लेखक चंद्रबरदाई उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। संयोगिता स्वयंवर कथा। कन्नौज के शासक जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया तथा अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। संयोगिता व पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे, अतः संयोगिता वरमाला लेकर एक एक महाराजा को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को न पाकर वह मन ही मन बड़ी दुखी हुई थी, किंतु जब वह दरवाजे तक पहुंची तो उसे द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई। उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी। उस समय तक पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था। उसने संयोगिता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया और चौहान सैनिकों ने गढ़वालों को उसका पीछा करने से रोका। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह कर लिया, पर इस घटना से जयचंद व पृथ्वीराज के बीच शत्रुता और बढ़ गई। संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता। इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे कपोल कल्पना मानते हुए कहा है कि प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध एवं प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर रोमिला थापर एवं डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना है। समकालीन फारसी तवारीखों में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया कि हमीर महाकाव्य तथा रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं तथा इनमें वर्णन न मिलने से सारी घटना को ही काल्पनिक मान लिया जाए, यह उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग है और वह सत्य एवं वास्तविक है, अतः यह घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। C.V. वैद्य एवं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया है। इस प्रकार संयोगिता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता है। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के साथ उतार चढ़ाव या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है, किंतु इससे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता। रणथंभौर का चौहान वंश वैश्य वंश के प्रतापी शासक है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज 1194 ईस्वी पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। उसके उत्तराधिकारी क्रम से वालन, प्रहलादन और वीर नारायण थे। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके उत्तराधिकारी बाघ भट्ट ने भी दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाया। उसके पुत्र जेतर सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। हमीर 1282 से 1301 ईस्वी। 1282 ईस्वी में हमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को इससे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया एवं मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया।
1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया मगर उसे सफलता नहीं मिली। अमीर द्वारा मंगरोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह व केहरबू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अमीर से नाराज हो गया। अमीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया तब 1299 ईस्वी में उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा मगर तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। अलाउद्दीन ने अमीर के सेनानायक रणमल और रत्तीपाल को किला देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। इनके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। अमीर लड़ता हुआ मारा गया और किले में अमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर कर लिया। अमीर वीर, उदार एवं शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। नयन चंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य, जोधराज के हमीर राष्ट्र एवं चंद्रशेखर के हमीर हट नामक ग्रंथों से हमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। आज भी जनमानस में हमीर के लिए यह दुआ प्रसिद्ध है। सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर के बारे में कहा गया ये दुआ आज भी जनमानस में प्रसिद्ध है। जालोर का चौहान वंश व इस वंश के प्रतापी शासक। जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालोर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी के समय जालोर पर चौहानों का अधिकार था। जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था जिसने 1118 ईस्वी में इस वंश की नींव डाली थी। कानड़देव 1305 से 1311 ईस्वी। कानड़देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कानड़देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हुआ। 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक ऐन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालोर भेजा। वह कानड़देव को समझा बुझा कर दिल्ली ले आया। दिल्ली दरबार का माहौल कानड़देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। कानड़देव दिल्ली दरबार से चला गया जिसके बाद कानड़देव व अलाउद्दीन के बीच संघर्ष हुआ। निर्णय युद्ध का कारण कानड़देव के पुत्र वीरमदेव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया है। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया और उसका नाम खेराबाद रखा तथा कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का प्रतिनिधि नियुक्त किया। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालोर पर घेरा डाल दिया लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिल सकी। अंत में कानड़देव के दैया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। कानड़देव लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने जोहर किया। अलाउद्दीन ने जालोर जीतकर उसका नाम जलालाबाद रख दिया। आमेर का कछुआ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। कछुआ अपने उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कूर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कूर्म वंशीय कहलाने लगे और साधारण भाषा में उन्हें कछुआ कहा जाने लगा। ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछुआओं को मीणाओं तथा बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। इनकी प्रथम राजधानी दौसा रही। कछुआ प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। दुल्हे राय ने ही जम्मू और रामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बारमल 1547 से 1573 ईस्वी। बारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना था। अपनी सत्ता के लिए उसे मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और यह मजबूत सहारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिला। बारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था। अकबर जनवरी 1562 ईस्वी में अजमेर की यात्रा पर आया था। अजमेर से लौटते समय सांबर में बारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरखाबाई, जिसे कालांतर में मरियम उज़मानी नाम से जाना गया, का विवाह अकबर के साथ किया। जहांगीर इसी हरखाबाई का पुत्र था। 1562 ईस्वी में सांबर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र
मान सिंह सहित इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। भगवान दास 1573 से 1589 ईस्वी। भगवान दास 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठा। इसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। यह 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा। इसने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मान बाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। खुसरो मान बाई व जहांगीर का पुत्र था। 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हुई। मान सिंह 1589 से 1614 ईस्वी। मान सिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चला गया था। इसने अकबर एवं जहांगीर 2 मुगल सम्राटों की सेवा की। अकबर के रणथंभौर अभियान में 1569 ईस्वी में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मान सिंह ने अहम भूमिका निभाई। गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मान सिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया। यह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था। अकबर ने इसे फर्जंद बेटा की उपाधि व 7000 मनसब दिया। 1589 ईस्वी में जब यह बिहार का सूबेदार था तो उसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई और यह 1589 ईस्वी में आमेर का शासक बना। मान सिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। मान सिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलिचपुर में हुई। मान सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके समय में मान चरित्र महाराज कोश नामक ग्रंथ रचे गए। इसी के समय मुरारी दान ने मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मान सिंह की रीति मुक्तावली की रचना की। मान सिंह के समय ही रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667 ईस्वी। 11 वर्ष की आयु में 1621 में जय सिंह आमेर का शासक बना। इसे 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। 1623 ईस्वी में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया जहां इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। 1629 ईस्वी में इसने उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज़्बेकों के विद्रोह को दबाया। 1630 ईस्वी में जय सिंह ने खान ए जहां लोदी के विद्रोह को दबाया। यह 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत गया। 1637 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर शुजा के साथ कंधार भेजा गया। उत्तराधिकार युद्ध के समय इसे शुजा के विरुद्ध भेजा गया जहां बहादुरपुर के युद्ध 1658 में इसने शुजा को पराजित किया। उत्तराधिकार युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष लिया। जय सिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा। दक्षिण में जय सिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में सफल रहा। जय सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को वृत्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे। जय सिंह की कुशलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि महान मराठा शासक शिवाजी को वह रोकने में सफल रहा जिसने अफजल खान जैसे सेना नायक को पराजित किया था। अंत में शिवाजी और जय सिंह के मध्य संधि हो गई जो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी के नाम से जानी जाती है। पुरंदर की संधि जय सिंह की दूरदर्शिता एवं शक्ति की पराकाष्ठा थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता एवं विद्वानों का सम्मान करने वाला था। प्रसिद्ध कवि बिहारी का वह आश्रयदाता था। बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। सवाई जय सिंह 1700 से 1720। 3 दिसंबर 1668 को जन्मे जय सिंह ने जय सिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाक्पटुता को अधिक मात्रा में पाया। औरंगजेब ने इसका नाम सवाई जय सिंह रख दिया था क्योंकि वह जय सिंह प्रथम से बढ़कर सवाया था। इसी समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम के पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। 1700 ईस्वी में जय सिंह ने आमेर का राज्यभार संभाला। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार युद्ध में जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया मगर जाजऊ के युद्ध में मुअज्जम विजयी रहा। अतः मुअज्जम जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना ने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया तथा आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया। मेवाड़ की सहायता से जय सिंह ने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया। मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया।
फर्रुखसियार ने 1723 में जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जय सिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुरडा में सम्मेलन बुलाया गया ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके, किंतु आपसी अविश्वास से यह योजना कार्य रूप न ले सकी। सवाई जय सिंह ने 1729 ईस्वी में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। जय सिंह ने मराठों एवं मुगल सम्राट में समझौता कराने के लिए मध्यस्थता की। 1743 ईस्वी में जय सिंह की मृत्यु हो गई। इसने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। 1725 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। उसने जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना भी की। जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनवाई। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है, जिसे जंतर मंत्र कहा जाता है। जुलाई 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जय सिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनवाकर 1727 ईस्वी में आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण कराया, जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाया। 1734 ईस्वी में जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। इसने जयगढ़ में जय बाण तोप का निर्माण करवाया। सवाई जय सिंह ने चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल व जल महल का निर्माण करवाया। सवाई जय सिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए। जैसलमेर का भाटी राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित करता है और ये अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। विजयराज के शासनकाल से भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। विजयराज का पुत्र भोज हुआ, वह गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। इसका उत्तराधिकारी जैसल हुआ जिसने जैसलमेर की नींव रखी। जैसलमेर के किले का इतिहास 2.5 शाह के किले प्रसिद्ध है। पहला शाखा जैसलमेर के शासक मूलराज के समय हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। दूसरा शाखा रावल दूदा के समय हुआ जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। तीसरा अर्ध शाखा 1550 ईस्वी में हुआ जब जैसलमेर के शासक लूणकरण ने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी थी और अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लूणकरण पर आक्रमण कर दिया। लूणकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया, किंतु अंतिम रूप से भाटी विजयी रहे, अतः जौहर नहीं हुआ। यह घटना अर्धशाखा कहलाती है। अकबर के नागौर दरबार 1570 ईस्वी में हरराय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। भरतपुर का जाट राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक जाट एक कृषक जाति है जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। गोकुल को मार दिया गया, किंतु उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा। 1688 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों को नेतृत्व प्रदान किया। चूड़ामन 1695 से 1721 ईस्वी भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन था। चूड़ामन ने मथुरा एवं आगरा के मुगल इलाकों में धावे बोलकर मुगल शक्ति को झकझोर दिया। मुगल सम्राट ने कछुआ नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, पर उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थून नामक स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया। बदन सिंह 1723 से 1756 ईस्वी। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। जय सिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि एवं जागीरें प्रदान की। बदन सिंह ने डीग को अपना निवास बनाया और वहां एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण कर सुंदर जल महल बनवाए और बाग बगीचे लगाए। डीग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुमेर, भरतपुर व वीर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया था। बदन सिंह शांति प्रिय शासक था। उसने जाट कछुआ मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया। 1756 ईस्वी में डीग में उसकी मृत्यु हो गई।
महाराजा सूरजमल 1756 से 1763 ईस्वी। महाराजा सूरजमल बदन सिंह 1723 से 1756 ईस्वी का पुत्र और उत्तराधिकारी था। सूरजमल ने भरतपुर में नवीनगढ़ का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए हुए उत्तराधिकारी युद्ध 1753 से 50 ईस्वी में इसने ईश्वर सिंह के पक्ष में युद्ध किया। 1760 ईस्वी में यह अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया, मगर मराठा सेना नायक सदाशिवराय भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर यह भरतपुर लौट आया। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण एवं सहायता दी। 1763 ईस्वी में रूहेलों के विरुद्ध युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीब खां था, जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया था। यह सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में खौफ का एक बड़ा उदाहरण है। महाराजा सूरजमल के बारे में लिखते हुए काली का रंजन कानूनगो ने लिखा है, उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थे। करौली का यादव वंश। करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ता है। करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में की गई। इसने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया। गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। महाराजा हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1852 में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी। 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श के बाद मदन पाल 1854 से 1869 ईस्वी को करौली का शासक बनाया गया। परमार वंश। परमार का शाब्दिक अर्थ शत्रु को मारने वाला होता है। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। प्रतिहारों की शक्ति के कम होने के उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था, लेकिन इनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवराय को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी, लेकिन कुछ समय बाद धरणीवराय ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया। विक्रमदेव का प्रपौत्र धारावर्ष 1163 से 1219 ईस्वी आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था। इसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया। उसने सोलंकियों की अधीनता का जुआ उतार फेंका। उसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे। उसके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूणवशाही नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया। 1311 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां चौहान प्रभुत्व की स्थापना कर दी। मराठों का राजस्थान में प्रवेश। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था, किंतु अभी तक किसी मराठा सेना नायक ने राजपूताना में प्रवेश नहीं किया था। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। पारस्परिक गृह कलह के कारण राजपूताना में भी मराठों का प्रवेश हो गया। राजस्थान में पारस्परिक गृह कलेश के मुख्य 3 केंद्र बन गए थे: बूंदी, जयपुर और जोधपुर। बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। सवाई जय सिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसके राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह
जय सिंह का बेनोई था। 1727 ईस्वी तक साले बेनोई में घनिष्ठ संबंध बने रहे, परंतु फिर अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए और अंत में बिल्कुल टूट गए और दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए। महाराव बुद्ध सिंह जय सिंह की बहन कछवाई रानी से घृणा करने लगा और अपनी चूड़ावत रानी के इशारे पर काम करने लगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कछवाई रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से भी इनकार कर दिया। इस पर जय सिंह का क्रोधित होना स्वाभाविक ही था, अतः उसने बुद्ध सिंह को सिंहासनच्युत करने का निश्चय कर लिया। जब महाराव बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर गया हुआ था तो उसकी अनुपस्थिति में जय सिंह ने अपनी सेना भेजकर बूंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को 1730 ईस्वी में बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया। जय सिंह की इसी कार्रवाई ने कुछ ही वर्षों बाद मराठों को राजपूताना की राजधानी में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। 1732 ईस्वी में जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल सिंह के साथ कर दिया। जय सिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करने हेतु भवानी सिंह की हत्या भी करवा दी। इस घटना ने कछवाई रानी को जय सिंह का विरोधी बना दिया और उसने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। मराठे इस अवसर की तलाश में ही बैठे थे। अतः 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को मल्हारराव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी। 4 दिन के संघर्ष के बाद 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। बूंदी में महाराव उमेद सिंह, यह बुद्ध सिंह का पुत्र था। इस समय बुद्ध सिंह अफीम व शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था का शासन स्थापित हो गया। अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कछवाई रानी ने होलकर की राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया। चूंकि उमेद सिंह अभी छोटा था अतः प्रताप सिंह को शासन कार्य सौंपा गया। प्रताप सिंह दलेल सिंह का बड़ा भाई था। हुरडा सम्मेलन। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठों को रोकने में मुगल शासक की असफलता तथा राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठों के इस प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान, यद्यपि यह नाम उस समय प्रचलन में नहीं था, के समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जय सिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को हुरडा में एकत्रित करने का प्रयास किया। 16 जुलाई 1734 ईस्वी को पूर्व निश्चित स्थान हुरडा में सम्मेलन आरंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। सम्मेलन में सवाई जय सिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का भक्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे। एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा। कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्रवाई आरंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्रित होंगे और यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ होगा तो वह अपने पुत्र अथवा भाई को भेजेगा। किंतु इस सम्मेलन की योजनाएं कभी धरातल पर नहीं उतर पाई। प्रत्येक शासक के अपने स्वार्थ थे, इसलिए उनमें एकजुटता स्थापित होना असंभव था। हुरडा सम्मेलन इस प्रकार एक असफल प्रयास साबित हुआ। जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। 1708 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई से विवाह किया था। विवाह से पूर्व जय सिंह ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र को ही, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, जयपुर के राज सिंहासन पर बैठाने की बात कही गई थी। तत्पश्चात 1722 ईस्वी में जय सिंह की खींची रानी सूरज कुंवर से एक पुत्र ईश्वरी सिंह उत्पन्न हुआ और 1728 ईस्वी में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर से एक पुत्र माधो सिंह उत्पन्न हुआ। अतः जय सिंह के बाद माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष निश्चित हो गया। सितंबर 1743 ईस्वी में जय सिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठा, किंतु माधो सिंह ने 1708 ईस्वी के इकरारनामे के आधार पर जयपुर राज्य की गद्दी का दावा किया। इस प्रकार ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में गृह कलह आरंभ हो गया। दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न आरंभ हो गए।
माधो सिंह की ओर से मल्हार राव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई और इसके बदले में होलकर को 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। उधर ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त कर ली। फरवरी 1745 ईस्वी में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी, किंतु ईश्वरी सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से माधो सिंह और उसके सहयोगियों को परास्त कर खदेड़ दिया। माधो सिंह ने एक बार फिर मल्हार राव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि को कालपी भेजा और सैनिक सहायता के लिए उसे 2 लाख रुपए देने का वचन दिया। मल्हार राव ने अपने पुत्र खांडेराव को 1000 सवारों के साथ इन तीनों राजपूतों की सहायता करने भेजा। फलस्वरूप 1 मार्च 1747 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर पुनः भीषण युद्ध हुआ। राजमहल के इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की विजय हुई। राजमहल के युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वरी सिंह की ओर था, किंतु राजमहल के युद्ध के बाद जब महाराणा जगत सिंह मेवाड़ का शासक की ओर से अधिक रुपया देने का लालच दिया गया, तब ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ छोड़कर माधो सिंह का पक्ष ले लिया। इसके बाद बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ हुई। 6 दिनों के युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हुआ। यद्यपि इस समय जाट शासक सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया था और उसे माधो सिंह को 4 परगने देने, उम्मेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वायदा करने को विवश होना पड़ा। बगरू के युद्ध अगस्त 1748 के बाद ईश्वरी सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वायदा किया था वह उन्हें नहीं दे सका। होलकर इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा। मार्ग में उससे जयपुर का राजदूत 2 लाख रुपयों के साथ मिला, पर होलकर इस राशि से खुश न था। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। जयपुर के राजदूत ने लौटकर जब ईश्वरी सिंह को यह सूचना दी तो ईश्वरी सिंह बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि मराठों को देने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। अतः निराश होकर 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर सारे राजनीतिक जंजालों से अपने को आज़ाद कर लिया। अब होलकर ने माधो सिंह को बुलाकर उसे जयपुर की गद्दी पर बैठाया। माधो सिंह के गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उसके सामने धन संबंधी अपनी लंबी चौड़ी मांग रखी। माधो सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था। 10 जनवरी 1551 को उसे एक सुनहरा अवसर मिल गया। इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों व बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। दोपहर में माधो सिंह ने नगर के सभी द्वार बंद करवा दिए और अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों का कत्लेआम शुरू कर दिया। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यहीं से आरंभ हुई, जो आगे चलकर इन दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी घातक सिद्ध हुई। तुंगा का युद्ध जयपुर राज्य और मराठा के मध्य चौथ को लेकर बार बार विवाद होता था। फलस्वरूप मराठे महादजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूटमार मचाया करते थे। मराठों की इन हरकतों से परेशान जयपुर का तत्कालीन शासक प्रताप सिंह इनसे मुक्ति का प्रयास कर रहा था। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया तथा शिवपुर व करौली के शासकों ने भी इस संघ को सैनिक सहयोग दिया। इनके अतिरिक्त महादजी का साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ हो गया था। अतः 28 जुलाई 1787 को लाल सोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों, महादजी सिंधिया और राठौड़ कछुआ गठबंधन की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। भयंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध अनिर्णायक रहा। महादजी पीछे हट गया और राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों व राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली। राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक प्रयास और किया। उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार भी विजय मराठों के हाथ ही लगी। अतः जयपुर राज्य को पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी। कृष्णा कुमारी विवाद। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की
पुत्री थी जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय हुई थी, किंतु विवाह से पूर्व ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई। भीम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया, पर इस रिश्ते को मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने मारवाड़ का अपमान माना और मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण का निश्चय किया। इस घटनाक्रम के कारण एक बार पुनः मराठों एवं अमीर खां पिंडारी को मेवाड़ व मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त हुआ। मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया। अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से करने या कृष्णा कुमारी की हत्या करने का प्रस्ताव रखा और उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दी। अंत में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने, जो अमीर खां से मेवाड़ की रक्षा करने में असमर्थ था और मान सिंह से कृष्णा कुमारी की शादी नहीं करना चाहता था, 21 जुलाई 1810 को जहर पिलाकर अपनी पुत्री की हत्या कर दी। मात्र 16 वर्षीय अपनी पुत्री की यह हत्या मेवाड़ के भीम सिंह पर ही नहीं, समस्त मेवाड़ की शान पर एक धब्बा था। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का यह सबसे काला अध्याय था। जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई थी और वह कई वर्षों तक चलती रही। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई भक्त सिंह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था। जून 1749 ईस्वी में अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। नवंबर 1750 ईस्वी में भक्त सिंह ने राम सिंह को परास्त कर उससे जोधपुर की गद्दी हथिया ली। राम सिंह भागकर जयपुर आया और माधो सिंह से शरण प्राप्त कर मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। 1752 ईस्वी में जब भक्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया, तब उसका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। 21 सितंबर 1752 को भक्त सिंह की मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने हेतु मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। अतः जून 1753 ईस्वी में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए जयप्पा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने भेजा। 15 सितंबर 1753 ईस्वी को मेड़ता के पास दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ भागा और नागौर दुर्ग में शरण ली। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में नहीं था। वह उनसे संधि करने को विवश हो गया। फरवरी 1756 में इनके बीच संधि हुई। इस संधि की शर्तें इस प्रकार थी: अजमेर और गढ़ बीठली तारागढ़ मराठों के अधिकार में रहेंगे। जालौर सहित आधा मारवाड़, जिसमें सांबर, मारोठ, सोजत, परबतसर और केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया और जोधपुर, नागौर तथा मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देना स्वीकार किया, जिसमें 25 लाख प्रथम वर्ष में और शेष राशि आगामी 2 वर्षों में 2 किस्तों में देनी थी। राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया। जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र था। राजस्थान के उपयुक्त प्रमुख शासकों के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश और उनका हस्तक्षेप आरंभ हो गया था। केवल बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे। शेष संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया। आगे चलकर मराठों के सहयोगी रहे पिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूटमार आरंभ कर दी। राजस्थान के राज्य कभी भी अधिक संपन्न नहीं रहे और अब तो उनकी आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।